स्टूडेंट्स, चैप्टर था आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री कर रहे थे हम। इसमें वहाँ पर ना एक एडजॉर्प्शन में एक टॉपिक रह गया था मेरे से 5.2.8 पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ये गलती से रह गया था, लिखा मैंने ज़रूर था वहाँ पे। पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन है क्या? एक एग्ज़ाम्पल देखो, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इस ग्लास ऑफ वाटर में जो है कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। जो पार्टिकल्स अंदर हैं यहाँ पे, ठीक है, इट मीन्स वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? एब्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। जब आपने इसमें कोई ऐसा सॉलिड सबस्ट्रेट डाल दिया जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होना, सपोज हमने एक स्टोन ही डाल दिया या चारकोल डाल दिया, चारकोल का पीस डाल दिया हमने, तो क्या होगा कि कुछ जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स थे वो वाटर से हट के वो जो है इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए, इस चारकोल पार्टिकल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। देखो, तो यदि ये एडजॉर्प्शन जो चारकोल के सॉलिड के सरफेस पे हुआ है एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा है तो ये एडजॉर्प्शन पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाएगा। और इफ़ ये एडजॉर्प्शन जो चारकोल के सरफेस पे हुआ है ये लिक्विड के सरफेस मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर के कंपैरिजन में कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में लेस होगा, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक इसी के जस्ट ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ था 5.2.7 बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये भी मेरे से मिस हो गया था उस टाइम पे कराते समय। ठीक है, कराते समय मिस हो गया था। इसमें क्या था कि 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल जो है आप टिप्स पे याद कर लीजिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में और एंट्रेंस में बहुत पूछे जाते हैं। सिलिका जेल को वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या होगा? इन्हीं वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में कैल्शियम क्लोराइड को रखा जाता है तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, इस केस में एब्जॉर्प्शन होगा और इस केस में एडजॉर्प्शन होगा। ये चीज़ें आपको याद करनी है। वैसे सॉल्ट के केस में सिंपल है कि सॉल्ट जो है मोस्टली जहाँ भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वहाँ एब्जॉर्प्शन का ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है एडजॉर्प्शन का नहीं मिलेगा। बट जो हमारी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर वेपर्स को। अमोनिया जो होगा, अमोनिया जब चारकोल को अमोनिया के वेपर्स की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो यहाँ भी एडजॉर्प्शन होगा। लेकिन जब अमोनिया वेपर्स वाटर की प्रेजेंस में क्या शो करेंगे, वाटर क्या करेगा? इनका एब्जॉर्प्शन करेगा। आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड बन जाता है, अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ऐसे करके याद कर लेने हैं कि किसके केस में एडजॉर्प्शन हो रहा है और किसके केस में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है डाइज़ का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डाइज़ के केस में कलर्ड जो मटेरियल डाइज़ अपने आप में कलर होती हैं, तो ये क्लोथ के सरफेस पे क्या करते हैं? बेसिकली डाइज़ दोनों काम करता है, एब्जॉर्ब भी होता है प्लस एडजॉर्ब भी होता है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होती हैं। इट मीन्स जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जॉर्प्शन। तो इट मीन्स डाइज़ का क्लोथ के सरफेस पे जॉर्प्शन होता है। टिप्स पे याद कर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। देखो, ये पीछे का टॉपिक था जो रह गया था, मैंने डिस्कस कर दिया है आपके सामने, मैंने आर्टिकल नंबर भी लिख दिए हैं वहाँ पर। अब देखो हम आते हैं आर्टिकल नंबर 5.20 में। मैंने बोला था कि कैटलिस्ट करा दिया था, आज मैं एंजाइम कराऊंगा। तो एंजाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखो स्टूडेंट्स कि एंजाइम हमारे पास 2 चैप्टर्स में है, एक तो सरफेस केमिस्ट्री में है और दूसरा ये हमारे पास क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंजाइम के ऊपर वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो सरफेस केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखो
हमारे पास एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एंजाइम भी जो है एडजॉर्प्शन की थ्योरी पर वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो एंजाइम क्या होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, हाई मोलिकुलर मास, ये इनकी मोलिकुलर मास की वैल्यू है, ये भी अपना मार्क कर लीजिएगा, एंट्रेंस में काम आती है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में भी काम आ सकती है। हाई मोलिकुलर मास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ये जो ग्लोबुलर जो टर्म हमने यूज़ की है, जब हम बायोमोलिक्यूल का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो देखो हमारे पास एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड दे आर हाई मोलिकुलर मास ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये डिफाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये डिफाइन है, काम आएगी, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो हालत ये है कि एक डाइजेशन होना है सिंगल मील का, यानी कि एक टाइम का जो हम खाना खाते हैं, यदि एंजाइम नहीं प्रेजेंट होंगे, इफ़ एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट देयर, देन इट विल टेक 50 ईयर्स टू गेट डाइजेस्ट दिस मील। बट आपको पता है कि यदि एंजाइम्स होंगे तो ये काम आपको पता ही है आवर्स में हो जाता है। तो इट मीन्स एंजाइम्स का जो रोल है वो एक कैटलिस्ट का रोल है और बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करने वाले हैं। मोस्टली एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेसिफिसिटी। देखो वही कैटलिस्ट वाला बिहेवियर है कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरह एक एंजाइम भी जो है एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। आप सबस्ट्रेट चेंज कर दोगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, दूसरा एंजाइम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरा है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्पेसिफिसिटी और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई हाउ मच टाइम्स इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज 10 raised to the power 20 times, अप टू दिस टाइम्स they are capable of increasing the rate of reaction. That's why you know कि 50 years में जो खाना हजम होना था बिना एंजाइम के वो आवर्स में हो जाता है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। फिर दूसरा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। देखो इसके पीछे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी का ही बिहेवियर यूज़ होना है। आपको पता है कि भाई जब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट एंजाइम के सरफेस पे आएगा तो एंजाइम के सरफेस पे आने से वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो है यहाँ से अवे चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है प्रोडक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। तो फिर जैसे ही वो एंजाइम से सरफेस से प्रोडक्ट हट जाएगा तो वो एंजाइम नए रिएक्टेंट को अट्रैक्ट कर लेगा। मैं आगे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान रखना। इसलिए इनकी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे पॉइंट भी दे रखा हो, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच, ये एंजाइम का ना बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि एंजाइम्स जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करते हैं। आप छोटी क्लासेस से एक एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा, तो गर्मियों में दूध ख़राब हो जाता है, फ्रिज में दूध ख़राब नहीं होता, बॉयल करने पे दूध ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? जो एंजाइम दूध को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो है इस टेम्परेचर्स के अप्रॉक्स काम करता है, इस टेम्परेचर के अप्रॉक्स काम करता है। और वो टेम्परेचर जो है आपको पता है गर्मियों में अवेलेबल होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर गर्मियों में अवेलेबल होता है उस पर वो वर्क करता है, ठीक है, ओके। तो हर एक एंजाइम का अपना वर्क करने का एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम वैल्यू होती है। जैसे आपको ये पता होगा कि जो हमारे स्टमक मीडियम में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और वो पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच वैल्यू पे काम करता है आपको पता है, वहाँ मीडियम एसिडिक होता है और HCl रिलीज़ होता है, तो उसे एसिडिक मीडियम चाहिए। लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम काम करते हैं उन्हें एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी का ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्टली ह्यूमन बॉडी पर ये एंजाइम काम करते हैं, और pH = 7.4 चाहिए मोस्टली एंजाइम्स को जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ठीक है। इसको समझने का एक और बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। इट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी उस टेम्परेचर को क्यों बढ़ाती है? वो एक नेचुरल एक्शन है। उसका आप यदि प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली में वो उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करती है, उन केमिकल्स को डीएक्टिवेट करती है जो पैथोजेंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में जनरेट हो गए। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी जो है टेम्परेचर को रेज करती है,
ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि एंजाइम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स एक्टिवेटर होते हैं, उन्हें को एंजाइम्स बोला जाता है। इनकी प्रेजेंस जो है उसकी एक्टिविटी को कैटलिस्ट की वो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर देती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम मेडिसिन्स वगैरह के तौर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट एंजाइम भी होता है किसी क्या नाम है पैथोजन के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम। इसको स्टूडेंट्स देखो समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसे यहाँ से भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, और फिर वहाँ से बुक में भी अच्छी तरह से मार्क कर लीजिएगा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस के बेस पर जो है एंजाइम का बिहेवियर एक्सप्लेन किया जाता है, मैकेनिज़्म एक्शन मैकेनिज़्म एक्सप्लेन किया जाता है। देखो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है हमारे पास, ठीक है। और उनकी ये जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि इनका वो जो एक्शन का जो बिहेवियर होता है वो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से होता है, उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उन लोकेशंस को एक्टिव साइट बोला जाता है। जो शेप होती है एक्टिव साइट की वो एक कैविटी की तरह होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर सबस्टेट ही फिट हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सबस्टेट ही फिट हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी सिमेट्री का कम्बिनेशन होता है, और वही सिमेट्री का कम्बिनेशन सबस्टेट और एंजाइम में होता है। उसको देखो समझने का ये एक और बढ़िया सा तरीका आगे दिया हुआ है। देखो जब भी सबस्ट्रेट जो है आके अटैच हो जाता है एंजाइम पे, तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो वहाँ से डिटैच हो जाता है। मैंने बताया था कि एंजाइम जो है प्रोडक्ट के लिए अपना कोई भी वो एफिनिटी शो नहीं करता है, और वो वहाँ से डिटैच हो जाता है, ठीक है, वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। वो वहाँ से डिटैच हो जाता है, ठीक है। और डिटैच होने के बाद वो उस एंजाइम को नए सबस्ट्रेट के अटैक करने के लिए फ्री कर देता है, इसलिए एंजाइम की स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। देखो आप कोई भी सिमेट्री बनाना, जैसे एंजाइम की मैंने ये सिमेट्री बनाई है, तो इस सबस्ट्रेट की सिमेट्री इसमें फिट होने वाली है, ठीक है। वहाँ से वो एक डायग्राम फिगर के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर रहा होगा यहीं पर, तो उसको अपनी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये सिमेट्री कम्बिनेशन, ये सिमेट्री कम्बिनेशन आप कैसी भी शेप बनाइए, ज़रूरी नहीं है बुक वाली शेप नहीं है आपको, बट वो फिट होने वाली होनी चाहिए, ऐसे करके वो सिमेट्री फिट होने वाली होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ध्यान से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका मैंने बताया था कि ये हमारा एंजाइम का जो टॉपिक है ये 2 चैप्टर्स में है हमारे पास, एक सरफेस में और एक बायोमोलिक्यूल में। इसलिए सरफेस में इसे ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में इतना कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है देखो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइडियल सोल, कोलाइडियल स्टेट ऑफ मैटर। देखो स्टूडेंट्स, कोलाइडियल स्टेट ऑफ मैटर है क्या, प्रैक्टिकली आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, यू नो, एक सोल्यूट कंपोनेंट होता है और एक सोलवेंट कंपोनेंट होता है। सोल्यूट पार्टिकल साइज के बिहाफ पर, सोल्यूट पार्टिकल साइज के बिहाफ पर सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल, और तीसरा होता है हमारे पास सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है। कोलाइडल में 1 नैनोमीटर से 10⁻⁻⁶ के अराउंड होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और इसमें ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसको समझना भी ईजी है, आपको पता है। जैसे देखो आप रेत उसमें डाल दो, एक बीकर में पानी लो और उसमें आप रेत डाल दो, तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टिकल जो होंगे रेत के, आपको पता है वो डस्ट है, वो डिज़ोल्व तो होनी नहीं है वाटर में, कुछ पार्टिकल उसमें मूव करते रहेंगे और कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। जो पार्टिकल सेटल डाउन हो गए उनका पार्टिकल साइज 10,000 नैनोमीटर से ऊपर था, और वो सस्पेंशन कहलाएंगे। सस्पेंशन, वो सॉल्यूशन सस्पेंशन, मतलब उस सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्ट होंगे। लेकिन जो पार्टिकल उसी में जिगजैग मोशन में घूमते रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो किसका पार्ट बनाएंगे, कोलाइडल सोल का पार्ट बनाएंगे।
तो देखो स्टूडेंट्स, इन तीनों में ये डिफरेंस याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में दे रखा है। एक तो नेचर याद करना है भाई, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। साइज याद करना है, साइज मैंने भी लिख दिया है, बुक में मार्क कर लीजिएगा। फिल्ट्रेबिलिटी, तुम्हें पता है कि ये भी उससे फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है, ये भी फ़िल्टर पेपर से पास होता है, ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होता है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो कोलाइडियल का एक बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, और वो बिहेवियर जो है क्या नाम है, नेचर के भी बहुत फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करता है। जैसे उसमें मैं आपको एक एग्जांपल याद दिला देता हूँ, सी वाटर कैसा होता है, ब्लू, तो वो किसकी वजह से होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की वजह से होता है, ये पढ़ेंगे हम। स्काई कैसी होती है, ब्लू होती है, वो भी किस वजह से होती है, जो कोलाइडल पार्टिकल एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके स्कैटरिंग की वजह से होती है, ठीक है ना। और भी केसेस आप पढ़ोगे आगे, यूज़ में पढ़ेंगे हम इसके। तो ये 4 पॉइंट आप डिफरेंस में मार्क कर लीजिएगा और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। किसी में डाउट रहे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है देखो हमारे पास कोलाइडल सोल भाई सॉल्यूशन ही तो है, 2 कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, सोलवेंट। बट यहाँ पर हम इसके सोल्यूट के लिए एक डिफरेंट टर्म यूज़ करते हैं, वो है हमारा डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। और जो सोलवेंट कंपोनेंट है उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द कोलाइडल पार्ट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस एंड द मीडियम इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। अब आती है क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट के ऊपर। फिजिकल स्टेट, देखो टेबल दे रखी होगी 5.4, उस टेबल में आपको क्या याद करना है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। आपको वो टर्म देगा सोल, बताओ जी सोल क्या है। तो सोल क्या है आपका, आप देखोगे ध्यान से, सोल के अंदर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और लिक्विड जो है डिस्पर्शन मीडियम है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मडी वाटर। वो आपको ये दे के भी उल्टा पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मडी वाटर एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, सोल टाइप का। इसी तरह से केस आपके पास इमल्शन होगा, इसी तरह से केस आपके पास जो है एरोसोल्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल मैं मार्क दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल अपने उस टेबल में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स और उनके टाइप ऑफ सोल आपको याद रखने हैं। कलर्ड ग्लासेस, स्मोक, डस्ट, चीज़, बटर, मिल्क, फॉग, मिस्ट और क्लाउड, इन एग्जाम्पल्स को रट लीजिएगा कि ये किस टाइप के सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक और उस टेबल के नीचे लिखा होगा एक्वासोल, जो वाटर के होते हैं, जिनमें वाटर डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। बेंजोसोल, जिसमें बेंजीन डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। एरोसोल में जो है, एरोसोल के अंदर गैसेस जो है डिस्पर्शन मीडियम का वर्क करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सोल्स की, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन के बेस पे। देखो इंट्रैक्शन के बेस पे जो है ये लायोफिलिक और लायोफोबिक 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखो लायोफिलिक क्या होता है, लिक्विड लविंग, इट मीन्स वो ईजिली बन जाते हैं, ठीक है। और लायोफोबिक क्या होते हैं, लिक्विड हेटिंग, इट मीन्स उनको एक स्पेशल मेथड से ही बनाना पड़ता है। मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो इसके डिफरेंस में भी 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ईज ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नेचर। ये 3 पॉइंट टिप्स पे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको आप नहीं समझोगे तो फिर याद करने में दिक्कत होगी। देखो इसमें क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल यानी कि स्मॉल साइज पार्टिकल कंबाइंड होके जो पार्टिकल बना रहे हैं, कंबाइंड होके, एसोसिएट होके, कंबाइंड होके, ठीक है, कंबाइंड होके जो पार्टिकल बना रहे हैं उसका साइज क्या है, कोलाइडल साइज है, यानी कि वो कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं। स्मॉल पार्टिकल्स एसोसिएट होके कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, तो वो किस टाइप का सोल कहलाता है, मल्टी मोलिकुलर। कैसा कहलाता है, मल्टी मोलिकुलर। अब दूसरा है बड़े साइज का पार्टिकल है, सस्पेंशन साइज का पार्टिकल है, और वो डिसोसिएट होकर कोलाइडल पार्टिकल बना रहा है। इट मीन्स वो मीडियम में डिस्पर्स हो रहा है और कोलाइडल पार्टिकल बना रहा है। तो ये वाला जो है, जो लार्ज साइज के पार्टिकल के डिसोसिएट होकर बन रहा है, वो है मैक्रोमोलिकुलर।
मैक्रोमोलिकुलर। तीसरा है स्मॉल साइज के पार्टिकल से ही कोलाइडल साइज का पार्टिकल बना रहा है, लेकिन फिर इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन फिर इसमें और इसमें अंतर क्या रहा भाई? मल्टीमोलिकुलर में भी स्मॉल साइज के पार्टिकल से कोलाइडल बन रहा था, यहाँ भी स्मॉल साइज के पार्टिकल से कोलाइडल बन रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यानी कि एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है और एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे ये काम होता है। और इसका सबसे गुड एग्जांपल है मिसेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। कम साबुन लगाओगे तब भी वो मिसेल्स नहीं बनेंगे, कपड़ा साफ़ नहीं होगा, ठीक है, और ठंडे पानी में लगाओगे तब भी साफ़ नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको मिसेल्स को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मिसेल्स जो है आपका एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर मैटर नहीं कर रहा है, इसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर मैटर कर रहा है। जिसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर मैटर कर रहा है वो आपका एसोसिएटेड कोलाइड है, और जिसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर मैटर नहीं कर रहा वो आपका मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है, ठीक है। डायरेक्ट वे में है जनरल लाइफ में। सर 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा डिफरेंस के, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कंजूसी मत कीजिएगा, जो लिखा हो एग्जाम्पल रट लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है आपका, फिर देखो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एसोसिएटेड कोलाइड को, उसे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है जिसे क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं कि भाई ये मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं उस टेम्परेचर को जो हमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। सोप के लिए सीएमसी की वैल्यू क्या होगी वो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे बुक में से मार्क करके रट लीजिएगा, ये एग्ज़ाम वगैरह में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक मैं टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, याद होगा आपने 10th में ही पढ़ा है, मैकेनिज़्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। ये अक्सर मैंने देखा है बाहर से जब पेपर आता है प्री बोर्ड वगैरह में, बाहर के टीचर इस क्वेश्चन को देते रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सोप मिसेल बनाता है, सोप का ये फार्मूला होता है RCOONE, जैसे ही वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाता है वो वाटर के क्या नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। इसमें ये जो R पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, पढ़ाई होगा आपने टर्म, वाटर लविंग नहीं होता है। और जो पोलर पार्ट है CO- वाला, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका डर्ट है, डर्ट क्या है? कपड़े के अंदर जो मैल है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑयल प्लस डस्ट। देखो स्टूडेंट्स, जो डस्ट कपड़े पर डायरेक्ट वैसे ही चिपका रहता है उसे तो आप कपड़े को झाड़ दोगे, पानी में से निकाल दोगे, निकल जाएगा, लेकिन डर्ट नहीं हटता। देखा होगा जो कॉलर वाले पार्ट में होता है, ठीक है, इस तरह से, मतलब जहाँ, तो वहाँ पर डर्ट होता है, यानी कि ऑयल के अंदर डस्ट होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम सोप डालते हैं। तो सोप क्या करता है, जो ये वाला पार्ट है ये उसके अंदर आ जाता है और ये पोलर पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक डर्ट पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, और एटलीस्ट 100 पार्टिकल्स चाहिए सोप के मिसेल को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मिसेल कहलाता है, ठीक है। जब हम वाटर में रिंसिंग करते हैं, जब वाटर में डालेंगे इसको, तो ये क्या करता है कि ये सारे पोलर पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन ये R पार्ट ना, ये जो R पार्ट है ये डर्ट को नहीं छोड़ता, जिससे ये सारे अट्रैक्टेड होते हैं, और उस स्ट्रेच की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बना था ये बर्स्ट हो जाता है। इट मीन्स ये सारे पार्ट हर एक कोई अपने साथ डर्ट ले जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से करके पानी के साथ निकल जाएगा। इट मीन्स डर्ट जो है साफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, तो कर लीजिएगा। मैंने बोला था कि भाई कोलाइडल वाला पार्ट हमें 2 लेक्चर में करना पड़ेगा। आज वाले पार्ट में मैंने कुछ पीछे का बचा हुआ था वो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और अरे यार